आदाब दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मेरी मुलाकात हुई फवाद ख़ान से, जो एक मुनफरिद कहानी गो और थिएटर के फ़नकार हैं। हमने बरसग़ीर की इस रिवायत एक किस्सा गोई पर बात की जो सदियों तक लोगों के ज़ौक़ का हिस्सा रही, लेकिन नौआबादियाती दौर में ज़वाल का शिकार हो गई। साथ ही हमने फवाद ख़ान के अहम काम बेताली, प्रेम कथा और उनकी तख्लीक चुप पर भी गुफ्तगू की। यह मुकालमा न सिर्फ हमें कहानी सुनाने की रिवायत के माजी और हाल से जोड़ता है, बल्कि इस बात पर भी रोशनी डालता है कि किस तरह फ़नून लतीफ़ा आज भी हमारे वजूद और समाज को नई मानवियत अता करते हैं। आदाब आदाब के बाद वो खालिद साहब से बात हो रही थी। अच्छा। तो जिया साहब कहते थे कि जब उनको कोई कहता है आदाब तो उनकी समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि वो ये कह सकें कि जीते रहिए। तो अब आपको मैं और इसमें एक अपनी तस्लीमात भी कहते हैं लोग, तस्लीमात भी कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे आमतौर पे यही है ना कि खासकर उन घरानों में, जैसे मेरे घर में कभी आदाब नहीं बोला गया हमारे, लेकिन मोहल्ले में जो रहते थे वो आदाब बोलते थे। लोग ये भी कहते हैं कि सलाम का एक मुतबादिल है, क्योंकि एक सेकुलर कल्चर के अंदर हिंदुस्तान के लोग रहते थे, तो वहां पर हाँ, लेकिन बस इत्तेफाक से हमारे यहाँ कभी नहीं, हमारे घर में मुस्तमिल रहा। कभी नहीं किसी ने आदाब नहीं था। हमारे यहाँ जो पड़ोसी थे वो बहुत थे, वो उनके वो जो आते थे वो आदाब जरूर कहते थे, और आदाब भी कहते थे, तस्लीमात भी होता था, और लेकिन हमारे यहाँ नहीं कहा गया। तो इसमें बस ये कि जब आप फिर आदाब के जवाब में कभी किसी को कहें कि जीते रहिए, तो अपने बुढ़ापे का भी कुछ एक वो रहता है कि यार बुजुर्गी की तरफ बढ़ गए। तो बहरहाल, तो खैर बहरहाल ये अच्छी गुफ्तगू का आगाज हो गया। रास्तों क्या हुए वह लोग के आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। तो हमने तो सुना अपने बुजुर्गों को, बड़ा अच्छा भी लगता था। ऐसा लगता है जैसे पूरी रिवायत जो आहिस्ता आहिस्ता करके वो फेड आउट हो गई। खैर एनीवेज, तो फवाद साहब, कैसे आपकी जर्नी जो है दास्तान गोई की स्टार्ट हुई और किस तरफ क्यों माइल हुए आप? क्या चीज थी इसने मोटिवेट किया एक ऐसी जॉनरा को अदब की रिवाइव करने के लिए, उसका हया, उसका बाजियाफ्त करना, उसका जो कि हम समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गए, पस मंजर में चली गई थी। एक तो ये कि तो अदब से तो पहले ही कुछ ना कुछ लगाव रहा था। नापा में हमने रहते हुए थोड़ा डिक्शन की क्लास जो होती थी उसमें हमें ये तिलिस्म होशरुबा के जो मोहम्मद हसन अस्करी साहब ने एक कुछ तलखीस वो बनाई, इंतखाब किया हुआ है, उसमें से कुछ टुकड़े हमने तिलिस्म होशरुबा के पढ़े थे। तो हमें पता नहीं था कि दास्तान गोई क्या चीज होती है। ये इसके बारे में सही मानों में तो ये हिंदुस्तान से जब दास्तान गो आए, महमूद फारूकी, दानिश हुसैन, इन लोगों को हमने दास्तान करते देखा, और उस खास तौर पे मेरे ख्याल में जो मेरे लिए सबसे एक तरह से लेक्चर, जो कि लेक्चर के लिए आए थे दानिश हुसैन, सिर्फ वो उस टाइम पे वो अकेले आए थे, और वो आए थे पीपली लाइव की भी साथ में, जो उन्होंने बिहाइंड द सीन्स बनाया था, क्योंकि ये पीपली लाइव के क्रू में भी शामिल थे। तो वो लेक्चर इन्होंने दानिश हुसैन ने दिया था दास्तान, दानिश हुसैन ने, और शायद महमूद फारूकी भी उसी लेक्चर में शामिल थे, या मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ। मुझे दानिश हुसैन याद रहते हैं कि वो पीपी लाइव की डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी और उन्होंने दास्तान के बारे में लेक्चर दिया था कि दास्तान गोई की रिवायत क्या है और उसके चीदा चीदा किरदार क्या है। तो मुझे ये लगा कि हमने जब इनकी दास्तान की परफॉर्मेंसेस देखी, तो सुना, तो मुझे लगा कि यार ये स्किल किसी हद तक हमारे पास है। अच्छा, मतलब स्किल इस हद तक, यानी कि सुनाने का स्किल है, हमें बस अब ये काम करना है, ठीक है। और चूंकि नापा में पढ़ के चीजें की अदायगी वगैरह उसके ऊपर तो काम होता ही, हमें लगा कि यार ये इसकी तरफ हम बढ़े नहीं है। ये नहीं पता था उस वक्त के, मतलब मैं तो उस वक्त ऐसे ही शुरू कर रहा था, जैसे एक उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं की तकलीद में, अच्छा वो भी अंगरखा पहन के करते हैं, हम भी अंगरखा पहन के, हमने कहा कि चलो उससे माहौल कुछ बनता है और वो एक पुरानी चीज है, उसको उसी में किया जाए। तो और हमें कोई जिद्दत लाने की जरूरत नहीं है उसमें, शायद इस वजह से कि हम एक रिवायत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम एक जदीद कुछ ही नया एक फन ईजाद कर रहे हैं, वो कि एक तरह से वो एक रीइन्वेंशन तो है, ठीक है। तो हमने उन्हीं को देखा देखी, उसी तरह से हमने भी तिलिस्म होशरुबा याद की और टुकड़े
सुनाना शुरू कर दिए। और उसमें पहली मर्तबा जब परफॉर्मेंस हुई तो उसमें आसिफ फर्रुखी भी आए थे, मरहूम आसिफ फर्रुखी, जय साहब भी आए थे। और जय साहब ने फिर बहुत हमें पहली बार जय साहब का फोन आया मेरे मोबाइल पर पहली बार, और मैंने वो कॉल मिस कर दी। और नजरुल हसन को उन्होंने फोन किया और उसको बहुत दाद दी दास्तान के हवाले से, और फिर उन्होंने नापा में भी बाद में करवाई। वो मजे का एक और किस्सा ये हुआ कि नजरुल हसन ने कहा अच्छा ठीक है सर, वो बात खत्म करके अल्लाह हाफिज। फिर अल्लाह हाफिज के बाद 2 मिनट बाद फिर कॉल आई, यार मैं अल्लाह हाफिज क्या कहा आप भी अल्लाह हाफिज कहने लग गए, भाई खुदा हाफिज कहते आ रहे थे और आप अल्लाह हाफिज, आप तो बार आता है। तो वो एक ऐसी एक बात है। तो उनकी देखा देखी हमने दास्तान शुरू की, और इस बात का थोड़ा बाद में अंदाजा हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी अहमियत सिवाय सिर्फ कहानी सुनाने तक महदूद नहीं है। वो एक और शायद बड़ा काम है जो कि अभी जिसे अभी हमें मजीद सीखने की जरूरत है, और उसमें मजीद राहें दरियाफ्त करने के उनके इम्कानात बहुत हैं, और उसे अभी टटोलने की, ढूंढने की, देखने की ज़रूरत है, समझने की, उसकी तारीख भी समझने की ज़रूरत है, उसमें और क्या क्या मुमकिन है इसको सोचने की ज़रूरत है, और दास्तान आम कहानी सुनाने के से कैसे मुख्तलिफ है इसको भी समझने की ज़रूरत है। और ये कि एक तरह से ये एक उस मतलब पिछले 5-6 सालों में मेरा बहुत इस बात पे ध्यान रहा कि जैसे बहुत कुछ मुझे लगता है मैंने इंतज़ार हुसैन से सीखा इस हवाले से कि इंतज़ार हुसैन साहब ने पहली बार ये सवाल उठाना शुरू किया, पहली बार या शायद और भी लोग उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि भाई हम नॉवेल लिख रहे हैं या अफसाना लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, तो ये तो उस्लूब कहाँ का है, ये तो मगरिब से आ रहा है, हमारे दामन में क्या है। तो उन्होंने अपने दामन में जब झांका तो उसमें जातक कथा भी मिलती, उन्हें कथा सरित सागर भी मिलती है, भी मिलती है, वो कुरान के तरीके से भी कहानी लिखते हैं, कससुल अंबिया के तरीके से भी लिखते हैं। वो जहाँ जितना मेरे ख्याल में यहाँ पे कहानी सुनाने के अंबिया कलाम के मलफूज जो सूफिया कलाम के मलफूजात हैं उनके अंदाज में उन्होंने कहा, जर कुत्ता जो उनकी कहानी है, उन्होंने तो हर आखिरी आदमी, तो उन्होंने तो हर वो उस्लूब खंगाला और उसको उस अंदाज में उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की। तो मुझे लगा कि हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे, क्योंकि हमारा ताल्लुक परफॉर्मेंस है, बिल्कुल, तो हम तो जो तालीम हमने हासिल की नापा से वो तो सारी मगरबी तालीम है। हम स्टानिस्लावस्की पढ़ते रहे, और बहुत हुआ तो ग्रोटाउस्की को देख लेंगे, ब्रेख्त को देख लेंगे, और इस तरह के और 3-4 नाम, पीटर ब्रूक गो के उसने अपना कोई स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं लिखा है, लेकिन मतलब इंस्पिरेशन सारी जो है वो हमारा किबला जो था वो हमारा उधर ही था। तो फिर मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि हम हमारे अपने पास क्या है, अपनी तहजीब के अंदर। तब जब मुझे लगा कि यार हमारे पास तो दास्तान एक चीज है, दास्तान सिवाय इसके कि वो एक अदब का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक परफॉर्मेंस की चीज है, और उसका ताल्लुक बहुत गहरा परफॉर्मेंस से है दास्तान। तब मुझे लगा कि अच्छा इधर तो फिर और देखने की जरूरत है, ये तो कुआं और गहरा है। सही है। और दूसरा इसी तरह से फिर मरसिया खानी की तरफ भी बढ़े हम, क्योंकि एक किताब नैयर मसूद साहब ने मरसिया खानी का फन लिखी, जिसमें हम तो मरसिया को ऐसे ही समझते आए थे, मैं कम से कम, और लोग नहीं समझते होंगे कि मरसिया जो है वो सिर्फ पढ़ने की चीज है। वो तो बहुत बाद में इस बात का एहसास हुआ कि बहुत सारा हमारा अदब तो लिखा ही सुनाने के लिए एक समाई रिवायत मौजूद थी, समाई रिवायत मौजूद है, और उसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से है। यानी मीर अनीस इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि वो उनकी ऑडियंस कौन है, नहीं मतलब अपना कॉस्ट्यूम, जो कपड़े पहन के वो मरसिया सुनाने जा रहे हैं उस पे वो कितना वक्त लगाते थे, कितना हाथ को हिलाना है, कितना नहीं हिलाना है, आवाज की तरबियत कैसे करनी है, ये सब चीजें उन्होंने तो हमने तो उधर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत ही, मगर ये कि कुछ मरसिए को ऐसी जगहों पे करना जहाँ पे जो कि न्यूट्रल जैसे कहना चाहिए वेन्यूज, जैसे T2F हो गया, या हम बेस रॉक कैफे की जो जगह है वहां पे भी हमने मरसिया किया।
हाँ। और तो वो उसकी वजह ये अभी थोड़े अर्से पहले नापा में भी मरसिया सुनाया गया, तो उसकी एक वजह ये भी थी कि एक तो ये कि अदब, मतलब वो इतनी खूबसूरत चीज है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए वैसे ही। बिल्कुल दूसरा ये कि वो हमारे परफॉर्मेंस का भी एक ट्रेडिशन है बिल्कुल जिसे बिल्कुल। अपनाने की जरूरत है। तो उधर से कहने का मकसद ये कि उधर से फिर रास्ता निकला, समझ में आया कि अच्छा ये एक चीज है, तो इस तरह से फिर कितना अर्सा दास्तान। हो गया आप लोगों को परफॉर्म करते हुए? अब तो 11 साल हो गए। 2014 जनवरी में हमने पहली परफॉर्मेंस T2F में की थी। 2014। हम्म, ओह नाइस, जबरदस्त। तो 11। आपको लगता है इस अरसे के अंदर आपका जो स्किल्स हैं वो ज्यादा मैच्योर हुई? बहुत मतलब बहुत सारी चीजें समझ में आई, ये भी समझ में आया कि और कितना सीखने की जरूरत है। जबान का भी ज़ाहिर है, उस वक्त जबान की इतनी समझ नहीं थी। सही मैंने उर्दू अदब तो पढ़ते ही थे, लेकिन इतनी गहराई से मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। सही। अभी भी शायद नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कि उस वक्त से अब तक में बहुत मुझे लगता है कि फर्क आया है, क्योंकि जबान समझने के इसमें बहुत फर्क आया। कई सारे लोगों का काम पढ़ा, जैसे शमशेर रहमान फारूकी हो गए, उनसे बहुत दुनिया खुली कि क्लासिकी अदब क्या है। बिल्कुल सही है बिल्कुल। ना, उन्होंने जो खुद दास्तान की ऊपर पूरे 3 मीर के वॉल्यूम ऊपर में जो काम किया है, मीर शेर शोरंगेज, शेर शेर शोरंगेज, शोरंगेज, उनकी कहानियों की जो किताब है अ, सवारी, सब वो तो कमाल उनका है। अपना नॉवेल और अफसाना, कोई भी काम तो उन्होंने, जो काम जिस पे उन्होंने छुआ हाथ है। रखा है उस पे हाँ, बहस झगड़ा सब कुछ होना चाहिए। सही है। और और वो प्रोवोक करता है कि आप इवन अफसाने की हिमायत में जो किताब लिखी, जी वो बिल्कुल। भी आप कहते हैं। तो मतलब उन उन इन उस्तादों के कामों को थोड़ा बहुत पढ़ा, तो कुछ लगा कि अच्छा कुछ थोड़े और जाविये। अभी आपने जैसे इंतजार साहब का नाम लिया, तो इंतजार साहब तो ये समझते हैं कि हमने जब 19वीं सदी के अंदर हम दाखिल हुए तो हमने जो सोशल रियलिज्म को अडॉप्ट किया, इसके नतीजे में हमने अपने अदब को महदूद कर दिया। बिल्कुल। खास तौर पे जो अफसाने की रिवायत जो शुरू हो रही है हमारी प्रेमचंद से, और फिर उसके बाद खाली ने एक नई तर्ज की शायरी इजाद की। तो उनका तो मानना यह है कि जो शायरी है हमारी, गजल है, जो रिवायती गजल है, वो तो इतने सारे हमले झेल गई, लेकिन दास्तान गोई जो है वो पसे पुश चली गई। और एक वाक्य भी नरेट करे थे उनका, बाकर दास्तान गो थे, मीर बाकर अली के, वो सरौता और लेके आखिरी वक्त में आखिर वक्त में चालिया चालिया। बेचते थे। हाँ, ये बात सच है। एक तो ये कि इसका बहुत सारा दास्तान के पीछे रह जाने में बहुत सारा हाथ जो है वो हमारे जो अंग्रेजी नौआबादियाती असरात जो रहे उसका है, क्योंकि उसमें जो ताकुल पे जो जोर रहा ना कि एक रैशनल, ये सिर्फ यहाँ नहीं मगरिब में भी, मतलब गैर मगरिब वहीं से आ रहा है सिलसिला, लेकिन ये कि उसमें ये हुआ कि आपने सारा जितना मैजिक था कहानी से, उसको आपने कह दिया कि ये तो सब पुराने कमजोर जहन की चीजें हैं, या इदराक की जो और सलाहियतें थी उनको आपने यानी मार्जिनलाइज कर दिया, हमने यूजर को बस ज्यादा हमने एलिवेट कर उनको दिया। कहा कि ये हकीर है, ये कमतर चीज है, ये तो बच्चों के लिए काम है, ये जादू वादू क्या होता है, जिन क्या होता है, और परी क्या और बेताल क्या, और वो सब ये सब कमजोर। अब मिसाल के तौर पे वहां पे अगर आप मगरिब में आज देखें तो उनकी बेतहाशा बच्चों की कहानियों से भी जादू जा चुका है। ठीक है। सही। सुपरमैन जो है वो कोई एलियन क्रीचर है, सही है ना, उसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दी जाती है कि वो उड़ क्यों सकता है। हमारे यहाँ कोई कालीन उड़ने की कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है वहां। और उसमें भी सुपरमैन, मुझे तो बहुत बाद में बड़े होने के बाद पता चला सुपरमैन तो पता नहीं कहीं और से आया था, इस वजह से वो उड़ सकता था। एक उसकी सो कॉल्ड साइंटिफिक वजह मौजूद है, इसकी जरूरत नहीं कहानी सुनाने के लिए आपको। मगर यही इसी तरह से इंसेप्शन आपने फिल्म देखी होगी। बिल्कुल। इंसेप्शन में बुनियादी बात यह है कि भाई वो आदमी उस शख्स के ख्वाब में जा सकता है, सही है, मगर उसको एक वो आज ब्रीफकेस थमाएंगे जो कि एक दरअसल मशीन है, सही है, एक सो कॉल्ड साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देंगे कि अच्छा इस मशीन के जरिए वो उसके अंदर जा सकता है। वो ना हो मशीन, ना हो उसके पास जादू का चराग हो, तो कहानी में फर्क आ जाएगा। लेकिन वो उनको एक डर रहता है, रैशनल कल्चर को हमने डोमिनेट कर दिया। डोमिनेशन, जिससे अभी बहुत अच्छी थोड़े अरसे पहले किताब की अमिताभ घोष की
आई थी, द ग्रेट डिरेंजमेंट, सही। उसमें उन्होंने बुनियादी सवाल ये उठाया कि नॉवेल में क्लाइमेट क्राइसिस, आमतौर पे संजीदा नॉवेल में क्लाइमेट क्राइसिस क्यों नहीं डिस्कस होता। जिसके बाद सवाल यहाँ से उठाया उन्होंने कहा मैं खुद भी नॉन फिक्शन में बहुत क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करता रहा हूँ, लेकिन नॉवेल अपने आप में एक स्ट्रेंथ ही ऐसी है जो कि एक तरह से ऐसा लगता है जैसे रेजिस्टेंट है इस सब्जेक्ट को डील करने के लिए। ताउन को डील किया, जंगों को डील किया, मगर ये क्लाइमेट क्राइसिस को क्यों नहीं। तो उन्होंने एक बात ये कही कि देखिए, एक तो मामला ये है कि नॉवेल है जदीदियत की पैदावार, सही है, और जदीदियत में सारा जोर जो है वो इंसानों पे होगा। आपकी कहानियों से, जी, आपकी कहानियों से दुनिया के तमाम चरण परिंद, दरख्त, जाहिर और गैर जाहिर चीजें सब मफकूद हो गई, गायब हो गई। मिसाल के तौर पे वॉर एंड पीस नॉवेल वो लिखता है 1200 सफ़े का, उसमें किसी एक घोड़े के मरने का जिक्र नहीं है। लियो टॉल्स्टॉय, सही है। तो इंतजार हुसैन का बहुत मशहूर मजमून है बे अफसाने पे, और उसका पहला जुमला इससे है कि अब नया अफसाना नहीं लिखा जा सकता क्योंकि दुनिया में इंसान बढ़ते जा रहे हैं और दरख्त कम से कमतर होते जा रहे हैं। बहुत गहरी बात है। लोग इंतजार हुसैन को अक्सर रद्द कर देते हैं ये कह के कि वो मासी परस्त थे, लेकिन मैं तो उनके यहाँ ऐसी ऐसी चीजें देखता हूँ जो मुझे किसी और अफसाना निगार के यहाँ खाली दिखाई देती है। नहीं, कि किस तरह से उन्होंने एक तरीके की मुजाहिमत पेश की है उस कल्चर के खिलाफ जो कि हमारे यहाँ अंग्रेज जो है अपने पूरे नौआबादियाती निजाम के साथ लेकर आया, और किस तरीके से उन्होंने हमारे अदब की बेहतरीन चीजों को रद्द कर दिया, कभी फौज कहकर, कभी उसको, यानी किसी न किसी तरीके से उसको। नहीं, मैं तो इंतजार हुसैन साहब का बहुत बहुत बेइंतहा कायल हूँ। मैं भी बहुत। एक आध छोटी मोटी चीज उनकी वो अलग बात है, मगर ये कि, और जाहिर है वो होनी ही चाहिए, इख्तिलाफ तो होना ही चाहिए, मगर ये कि उनसे तो बहुत कुछ सीखा मैंने इसी हवाले से। तो जो आप बात कर रहे थे कि दास्तान से ये सारी जो चीजें, दास्तान के पीछे रहने की जो बात है, उसमें बहुत बड़ा इस बात का गहरा ताल्लुक है कि हमने सारे जादुई लिटरेचर को, जो उसको हमने कम समझा कि ये कमतर चीज है, बच्चों के लिए है, ये तो इसमें तो कोई गहरी बातें नहीं है, बड़ों के लिए तो वही नॉवेल वगैरह हो सकता है जो समाजी हकीकत निगारी भी हो उसमें। और लेकिन फिर 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी के जो मोड़ लेते हैं हम, तो काफका खड़ा हुआ है मेटामॉर्फोसिस के साथ। बिल्कुल, मेटामॉर्फोसिस के साथ काफका है। यूलिसिस है, ट्रांसपोज्ड हेड जो थॉमस मान ने लिख दिया। अच्छा, मैंने यूलिसिस नहीं, बट ट्रांसपोज्ड हेड्स तो इंस्पिरेशन है ही बेताल की कहानी से। बेताल 25 की जो सरधड़ जो अलग हो जाते हैं, तो उसको ट्रांसपोज्ड हेड्स तो उधर से ही आ रहा है, मगर ये कि वो हाल ही है। मैजिक रियलिज्म के बारे में जो नासिर अब्बास नैयर ने बहुत, मेरे ख्याल में बहुत नुक्ते की बात की कि मैजिक रियलिज्म की तहरीकें चली ही उन इलाकों से हैं जो इलाके कॉलोनाइज्ड रहे। सही। तो एक तरह की, जब उन राइटर्स ने जब दोबारा लिखना शुरू किया तो वो अपने रिवायती उसलूब को पकड़ के, और जो उनको रियलिज्म अंग्रेजों से या फ्रांसीसियों से या पुर्तगालियों से मिला था, उसका एक लगा के फिर वो चीज, और एक तरह की बगावत है, एक उस ताकुल रियलिज्म के ब्रैकेट को से आजादी हासिल करने की, उसकी इम्प्रिजनमेंट से, उसकी कंफाइनमेंट से निकलने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने तरह से तस्करा किया अभी नासिर अब्बास नैयर साहब का, क्या किताब है वो, जदीद उर्दू अदब की तश्कील जदीद। बिल्कुल खास तौर पर उसके अंदर जो इंतजार साहब के ऊपर चैप्टर है वो तो बहुत ही गजब का चैप्टर है। इंतजार साहब के ऊपर भी जो मैजिक रियलिज्म के हवाले से जो उन्होंने बात कही, और जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का तज्जिया उन्होंने किया है कि किस तरह से वो एक अंग्रेजी नावल को उर्दू में ढाल कर अंग्रेजों के लिए काम जरूर कर रहे थे, मगर चूंकि वो उर्दू में हो रहा था तो जो एक तरह से कहना चाहिए कॉलोनियल प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ वो, क्योंकि उर्दू में जब बात अपनी जबान में हो रही है तो बहरहाल जो उसलूब है उसमें किसी हद तक दास्तान आ रही है,
कहीं ना कहीं वो अशार को कोट करते हैं, नावल लिख रहे हैं, मगर उसमें भी जो है वो मुहावरा अपना है, चीजें अपनी है, तो वो एक पूरी तरह से वो नहीं हो रही है। ये जो आपने एक, मैं आपका एक प्ले देख रहा था, प्ले कहेंगे हम या उसे थिएटर परफॉर्मेंस कहेंगे या उसे नहीं, दास्तान गोई तो खैर बहरा हाल नहीं, जो बेताल से आपने इंस्पायर होके एक प्ले लिखा है। नाटक ही कह लें, खेल कह लें, प्रॉपर खेल ही है, वहाँ खेला जा रहा है। बहुत मुझे तो बड़ा इंस्पायरिंग लगा। और इसके अंदर ये वेरिएशंस ये खुद आपने इख्तिरा की है कि वो लड़की जो है वो अपना रूप बदल कर जो है वो वो ऐसा है कि मर्द का रूप धार जो लेती ओरिजिनल कहानी है उसमें, मैं एक मिनट खामोश कर दूं यार, ओरिजिनल कहानी में ये है, ओरिजिनल कहानी में, और ये चीज तो बहुत जगह पे है कि एक लड़के का कैरेक्टर है, वो अपनी महबूबा से मिलना चाहता है तो वो लड़की बन जाता है और फिर वो उससे मिलने के लिए जाता है। ये तो आपको जगह जगह पे रिवायती कहानी में बहुत जगह पे मिलता है। किसी ऋषि का शराब लग गया, किसी को ऋषि का श्राप लग गया या कुछ और हो गया, या किसी ने मदद कर दी इसी तरह से, या उसने रूप धार लिया ताकि वो जाके उससे मिल सके। ये बहुत आम ट्रोप है, कई कहानियों में आपको मिलेगा। सही। तो मुझे ये हुआ कि इसमें दो बातों ने, उसमें ये नहीं, उसमें ये तो था कि वो लड़की बनने में उसको वो गुटका देते हैं कि तू इसको मुंह में रखेगा तो लड़की बन जाएगा, बिल्कुल सही है, ये था। ये बात नहीं थी कि इसको तू निगल लेगा तो अच्छा नारी हो जाएगा। ये डालने की वजह ये थी कि मुझे दो पहलू उस कहानी में मजेदार लगे थे कि एक तो ये कि वो एक लड़की के पास जाता है जिससे हो गया था उसको कहने को, उसके बाद जब दूसरी मिलती है तो वो दूसरी के साथ भी रहना शुरू कर देता है। तो मुझे लगा कि यार ये तो एक सवाल ये था कि ये मोहब्बत का भी तसव्वुर किस किस्म का है, उसके ऊपर क्वेश्चन, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि ये गुटखा खाने से वो लड़की बन रहा है, तो वो क्या रहा है उसके साथ, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए फिर मैंने कि अच्छा ये जेंडर स्विच जो है ये बड़ा डील किया जा रहा है, जरा इसको और कुरेदा जाए। और उसको कुरेदने अभी तो वेस्ट के अंदर वैसी जेंडर फ्लूइडिटी की एक पूरी बहस है, मगर ये कि उस कोई भी आर्ग्यूमेंट वेस्टर्न ना दिया जाए, जो मौजूद यहाँ पे चीज है उसी में झांका जाए और उसी में देखा जाए कि हमारे यहाँ क्या उठ सकता है सवाल और कैसे उठ सकता है उसको देखने का। तो एक दूसरा एक वो एक तरह की अटेम्प्ट थी, कोशिश थी टू इन अ वे टू डीकोलोनाइज आवर परफॉर्मेंस। सो उसका उसलूब, इसलिए उसको म्यूजिकल बनाने की कोशिश की। ठीक है, सही। उसके अंदर रिवायती वो क्या, हम फॉल्स बिटवीन टू स्टूल्स, क्योंकि हम थिएटर हॉल के अंदर कर रहे हैं। हमारा रिवायती थिएटर जो है वो तो मजमे में बीचा बीच में मैक्सिमम एक तंबू लगा के चारों तरफ लोग बैठे हैं होता है, लेकिन अब माहौल बदल गया, शहर और हो गया है। लेकिन कुछ कोशिश उसी रास्ते पे थी कि जी एक तो ये कदीम संस्कृत कहानी को भी ये कहना कि हमारी कहानी है, ठीक है। दूसरा ये कि उसलूब भी कुछ इख्तियार ऐसा करने की कोशिश करना जिसमें हमारे साजिंदे जो भी हैं वो सब स्टेज पर सामने बैठे हैं, वहीं पे गा रहे हैं, वहीं पे उनके साथ इंटरेक्शन का जो भी मामला हो रहा है वो हो रहा है, ऑडियंस की एक्नॉलेजमेंट मौजूद है। तो वो और ये कि कहानी सुनाई जा रही है, इसमें कोई पर्दा वर्दा कि आप उधर हम इधर और वो दुनिया और है, ये दुनिया और है। इनफैक्ट पहला किरदार निकल के आता ही ऑडियंस से है, सही है ना। सही, बिल्कुल। वो सारी चीजें रखने का मकसद ही ये एक तरह से था कि जो जैसे इंतजार हुसैन साहब कोशिश कर रहे थे कि उनके दामन में क्या है, तो मैंने कुछ कोशिश की उस नाटक के जरिए कि हम अपने रिवायती तर्ज को अपनाने की किसी कोशिश कर सकें। जितना मैं म्यूजिकल करना चाहता था उतना हो नहीं सकता था। इसकी एक वजह ये है कि हमारे यहाँ आज उस तरह के अदाकार नहीं है जो कि गा भी सकें, नाच भी सकें। पहले इसमें कोई वो डिवाइड नहीं थी। पहले जो अदाकार था वो गाता भी था, नाचता भी था। अच्छा, और ये बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं हो सकता था कि कोई अदाकार ऐसा होगा जो सिर्फ अदाकारी करेगा। सही है, वो सब एक चीज थी। सही। तो वो बहुत लंबा सफर है अब, इसलिए लेकिन मुझे बड़ा जबरदस्त लगा उसके अंदर दो तीन चीजें। वैसे मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस थी, बहुत ताकतवर परफॉर्मेंस थी। मेरे ख्याल से उसने ऐसी स्पेल बाइंडिंग उसकी परफॉर्मेंस थी, सबको एकदम उसने मेरे ख्याल से
मैं 2 घंटे तक, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 2 घंटे तक बैठ के देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे वो। और ये बात भी है कि लैंग्वेज स्किल्स भी उनकी बड़ी अच्छी लगी, उनके तलफ्फुज़ के अंदर किसी तरह की मुझे गलती महसूस नहीं हो रही थी। हिंदी आमेज उर्दू इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने उनका हाफजा मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। हाफजा तो खैर थिएटर जो भी कर रहे हैं वो तो करते ही हैं, मगर ये सारे नापा के ही तालीम याफ्ता लोग हैं। जिसने भी उसमें काम किया सब नापा के थे। और जो हिंदी में लिखने का भी वो तहरीक वो इंतजार हुसैन साहब से ही मिली, कि जैसे जब वो कोई महाभारत से किस्सा सुनाते हैं तो उसकी लैंग्वेज को ज्यादा टिंकर नहीं करते, उसको मतलब उसको वो जो यानी कि जो उस तहजीब की सारी रिक्वायरमेंट है वो अगर उसको आप अजम अरब में ले जाएंगे तो वो छूट जाएगा, यानी आत्मा को रूह कह देंगे तो बात बनेगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ आजकल हमारे उर्दू के जो लिखने वाले हैं, मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर ताहिरा इकबाल साहिबा लिखती है, तो बहुत सारे लफ्ज वो इस्तेमाल करती हैं पंजाबी जबान के, मुहावरे तक इस्तेमाल करती हैं। जब वो पूरी सेटिंग्स को डिस्क्राइब कर रही हैं, डिपिक्ट कर रही हैं, तो उसको उनकी यानी ये मेरे ख्याल से एक एसेंशियल एक पार्ट है कि आप उसकी लैंग्वेज को भी नहीं। और ये सिर्फ इंतजार हुसैन साहब ने नहीं किया, आप अगर हमारा पारसी थिएटर देखें, सही है, पारसी थिएटर में लोग समझते हैं वो आगा अशर काश्मीरी में बहुत उर्दू के ही ड्रामे लिखते हैं। भाई आप उनका सारा काम तो पढ़े, बिल्वा मंगल सूरदास, भीष्म प्रतिज्ञा, ये ठेठ हिंदी के लिखे हुए उनके नाटक हैं। और तो किसी हद तक उधर से भी कि भाई हाँ ये हमारी दामन में मौजूद है तो उसको अपनाया जाए। किसी हद तक कुछ समझने की कोशिश, जैसे हिंदुस्तान में तो बहुत काम किया लोगों ने जो वहाँ के थिएटर करने वाले हैं। गिरीश कर्नाड खास तौर पर, गिरीश कर्नाड ने भी एक बेताल पच्चीसी की एक कहानी, यही सरदड़ वाले घपले की कहानी पे एक नाटक लिखा है जो कि खासी हद तक इंस्पायर्ड थॉमस मान के ट्रांसपोर्ट साहब ने लिखा है, अफसाना नर नारी जो लिखा, वो उधर से इंस्पायर्ड भी है। और फिर उसमें और भी उन्होंने जाहिर है अपनी चीज भी, और उन्होंने जो किया वहां पे तो बहुत ही बड़े जबरदस्त उन्होंने उसके अंदर उनका तो ये है ना कि उन्होंने क्या उनकी परफॉर्मेंस के ट्रेडिशन का एक नाम है गण, मैं भूल रहा हूँ नाम सही। उन्होंने उस नाटक का उसलूब भी जो है वो उस परफॉर्मेंस के ट्रेडिशन में रखा, लेकिन उसको भी सबवर्ट किया। सही सबवर्ट, मिसाल मैं आपको दूं, पता नहीं आपको याद है, उसमें एक चीज है कि जिसमें एक किरदार आता है पर्दे के पीछे। सही, यहाँ उनके रिवायती उसमें ये था कि जो भी कोई मेजर किरदार है ना, कोई ड्रामेटिक एंट्री देनी है, तो ड्रामेटिक एंट्री वाला कैरेक्टर जो है वो उसके सामने दो लोग पर्दा लेकर आएंगे। सही है, वो पर्दे के पीछे होगा। पर्दे के पीछे से उसका एक वक्त को हाथ दिखेगा। सही, ठीक है, फिर वो पर्दे के पीछे चला जाएगा, फिर उसको कहीं से उसका पैर दिखेगा, कुछ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा नीचे होगा, वो बैक होगी उसकी ऑडियंस की तरफ। ठीक है, और जब पर्दा पूरा नीचे आ जाएगा तो वो फिर अपना पूरा वो अपना दर्शन कराएगा एक तरह से। सही है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हयावदन का किरदार आता है तो वो जब चादर नीचे करते हैं तो वो नीचे हो जाता है, छुप जाता है वो, फिर वो और नीचे करते तो वो और छुप जाता है, फिर वो इतना छुपता है कि वो चादर नीचे गिराना पड़ती है और वो तब सामने आता है। सही, और तब पता चलता है कि उसके सर जो है वो घोड़े का। सही, सो वो इस मतलब इन लोगों ने बड़ा काम किया है इस हवाले से। अब इंतजार हुसैन की भी हम बात करें तो वो दास्तान सुनाते हैं, मगर कई बार मतलब दास्तानी उसलूब की का अफसाना लिखते हैं, लेकिन वो जैसे उन्होंने जो तिलिस्म होशरुबा से इंस्पायर्ड अफसाना है, पता नहीं आपने पढ़ा है, वारिद होना शहजादा सूरज का शहर कागजाबाद में और आशिक होना मलिका फिरताज जादू पर। वो शहजादा ईरज जो है वो शहर कागजाबाद में आया है। अब वो अमीर हमजा का किरदार है, मगर अब दास्तान में ये है कि कभी हीरो सेल्फ डाउट में नहीं पड़ता। सही, मगर उस अफसाने में पड़ता है। सही, तो वो एक बैक वक्त एक जदीद अफसाना भी है और तिलिस्म होशरुबा पे एक तरह का तनकीदी अफसाना भी है। मगर उसलूब को उन्होंने वही रखने की कोशिश की है, एक कार्टेशियन डाउट है। नाइस, जबरदस्त। अच्छा, तो ये जो दूसरा आपका खेल था चुप, वैसे मैं पिछले जो खेल आपका जो बेताल से, क्या पूरा नाम क्या उसका, बेताली प्रेम कथा। हाँ, बेताली प्रेम कथा, उसके अंदर कुछ आइडेंटिटी के जो मसले आपने छेड़े हैं वो भी बहुत खूबसूरत है।
और आपको लगता है कि फेमिनिज्म के कुछ स्ट्रीक्स भी हैं उसके अंदर? जाहिर है, मतलब यानी वो जो एक इवेंट है जहां पे वो वरमाला वरमाला डालने के लिए आई है, खुद ही इंतखाब करना चाहती है, इस तरह की आजादी थी यानी एक हमारे समाज के अंदर औरतों को, कि बहुत खैर वो तो आप उस बारे में तो बहुत बात होती है कि कभी हिंदुस्तान में जो है वो लड़कियां अपना वर खुद चुनती थी। अब ये रस्म पता नहीं कितने जमाने से नहीं रही। हाँ, ये एक जमाने में रहा, और तो उसको मैंने इस्तेमाल किया, मगर अब वही है ना। आइडेंटिटी का आइडिया खास तौर पे मुझे बड़ा इंट्रूडिंग लगा। उसको कैसे देखते हैं आप कि वो कभी स्मेल कर रही है उसके अंदर से मर्द की बू, तो कभी स्मेल कर रही है औरत की बू? अच्छा, वो किरदार उसमें नहीं था ओरिजिनल कहानी में। अच्छा, जो उनकी दासी का किरदार है ना, जिसको बहुत जबरदस्त जिसको किरदार था वो वो। हाँ, बुआ कुछ फिशी है, कुछ हाँ, कुछ तो घपला है। गड़बड़ है। तो वो इन्वेंट किया था। वो उसका भी यही था कि मेन मकसद ये है कि जो ये जेंडर स्विच है उसमें उसको समझने की कोशिश कि यार ये इतना आसान नहीं। हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई इतनी ह्यूमन एसेंस क्या है। हाँ, और जो अब मिसाल जो उसने शिखंडी की मिसाल दी, शिखंडी के किरदार का आपको, वो उसमें आके उसको बोलती है कि तू अभी नर है कि नारी है। ठीक है, सही। तो वो कहता है मैं नर हूँ क्योंकि मेरा जिस्म जो है वो सारा नारी का है। तो वो कहती है तेरी रूह क्या है, तेरी आत्मा क्या है? वो कहता है मैं मतलब मैं नारी हूँ, मतलब नर होगा कि मेरी आत्मा को क्यों कैसे? तो वो शिखंडी का किस्सा सुनाती है उसको। शिखंडी का आपको पता है ना, नहीं, मुझे याद नहीं। महाभारत में शिखंडी, देखें भीष्म, पितामह भीष्म को कोई नहीं मार सकता। सही। सही है? अच्छा, हाँ ठीक है। सही सही। पितामह भीष्म को ब्याह करना था शिखंडी से। वो एक मामला हुआ था, शिखंडी से नहीं करना था, लेकिन शिखंडी इनके पास आई थी कि मुझसे सही अब तुम ब्याह करो। सही। ठीक है, इन्होंने तो कहा था कि मैंने तो कसम खाई है ब्रह्मचर्य का पालन कर ली, अब मैं नहीं करूंगा। तो शिखंडी औरत थी और वो दोबारा जन्म लेकर महाभारत में कौरवों के साथ पांडवों के साथ मौजूद थी। सही है, और अब वो मर्द का जन्म लेकर आई। सही। ठीक है, तो वो शरीर उसका मर्द का था, आत्मा उसकी नारी की थी। और पितामह भीष्म ने जो है वो उस पर तीर इसलिए नहीं चलाया क्योंकि ये इसकी आत्मा नारी थी। सारा जो होल हमारे यहाँ जो डिस्कोर्स है, जो वेस्ट में डिस्कोर्स एक चलता है कि जेंडर इज व्हाट यू आर डूइंग सोशली एंड सेक्स इज व्हाट यू हैव बायोलॉजिकली। वो चीज, वो क्वेश्चन जो है वो हमारे रिवायत में मौजूद है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सो उसका जवाब देना मेरा मकसद नहीं है, ना मैं उसके बारे में 100% क्लैरिटी है मेरी। मगर ये कि वो सवाल अपने आप में सवाल मौजूद है। अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि शायद उसका कोई एक जवाब, मुस्तनद वाहिद सही जवाब मुमकिन भी नहीं है। और उसमें जो कहानी के आखिर में ओरिजिनल, और एक भेद की फिजा भी आपने छोड़ दी है, एक तहय्युर है। अगर, और यही शायद हमारी जो कहानियों की रिवायत है, जो हमारी दास्तानी रिवायत है, उससे एक एसेंस भी है कि वो आपको ये नहीं है कि एकदम क्लियर कट सब कुछ छोड़ के चला जाता है, एक कंक्लूजन है कंप्लीट, बल्कि एक ओपन एंडेडनेस है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो भाई आप उसमें जाएं तो और एक कहानी के बीच में से दूसरी कहानी निकल रही है। ऐसा ही हाँ? ऐसा ही है बिल्कुल। वो अब तो उसको शुरू में वो उसका जो पिता है वो वार्न कर रहा है कि भाई 3 खोट जाना, चौथे खोट मत जाना, और फिर वो आखिरकार चले ही जाता है, वो वहां पे स्लिप होता है। हाँ, तो ये, हाँ मतलब अभी मैं इसके बारे में मजीद और क्या बात करूं। चले आपके जो दूसरा जो प्ले है अब उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और वो तो मुझे लग रहा था कि बहुत हमारे एक सेंसिटिव मौजू है जिसके ऊपर आपने उसके अंदर गुफ्तगू की वो है। पहले लिखा था। अच्छा। वो हमने किया था 2017 में पहली बार। सही। और एक, अब देखिए वो खेल पूरा रियलिज्म में लिखा हुआ है। सही है ना? तो उससे एक बहुत मेजर शिफ्ट था बेताल तक पहुंचने में। सही। अच्छा। वो इस सब उसकी वजह यही थी। उसमें बेताली में एक तरह से कह लें इंतजार हुसैन, गिरीश कर्नाड, इन सबका बहुत असर लेके फिर वो आगे बढ़ा के पहुंचा है। सही। हाँ, तो वो खेल वो लिखा गया था। वो क्या इंस्पिरेशन थी, क्या वजूहात थी? ये दिन थे जब के 4 ब्लॉगर्स को उठा लिया गया था, आपको याद होगा आपको, 2017 में। और ये उसमें हैदर, क्या नाम, सलमान हैदर साहब, वो भी उठे थे। अच्छा, सलमान हैदर उन्हीं दिनों में उठाया गया था। हाशिए पे लिखी हुई नज़्में उनकी किताब जी का है। जी।
तो उन्हें उठाया गया था और उनके खिलाफ एक टीवी पर बहुत मोहलिक ब्लास्फेमी की कैंपेन चला दी थी कि इन लोगों ने अच्छा। ब्लास्फेमी कमिट की। मैं काफिर हूँ जो, नहीं, ये भी काफिर, वो भी वो काफिर। तो एक अलग बात है, मगर वो तो एक फेसबुक पेज निकाला गया, भैंसा के नाम से कोई फेसबुक पेज था अच्छा, कि भी ये लोग, वो ये फेसबुक पेज ये लोग ये चला रहे लोग रन कर रहे हैं। अच्छा। हैं। सो इसमें बहुत इस बात को फैलाने में हाथ मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब का था, जो कि अच्छा। उस पे टीवी पे थे आज, जो चैनल था, नया चैनल खुला था ना यार, बहुत, जियो वगैरह नहीं नहीं, या बहुत भाई। बहुत और सनसनीखेज खबरों के लिए जो मशहूर है। समा। नहीं नहीं नहीं, अल्ट्रा सनसनीखेज खबरों के लिए आप सोचें कौन सा मशहूर हुआ था, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा। बोल। बोल, अच्छा। बोल में ये थे ना आमिर लियाकत हुसैन उन दिनों, तो उससे अच्छा। ये बेइंतहा चल रहा था। तो उस वक्त मुझे ये था कि यार ये जो चीज है ये बहुत अजीब व गरीब बात है। और खेल हमें अपने खुद, ये भी था कि बहुत अरसे से ये हो रहा था कि हमारे यहाँ खेल कम लिखे जा रहे हैं, बहुत ही कम लिखे जा रहे हैं, सीधा सीधा लोग हैं, इक्का दुक्का किसी ने लिखे हैं। तो हमें मजीद लिखने की ज़रूरत है और थोड़ा कोशिश कोशिश इस बात की करने की ज़रूरत है कि जो मामलात हैं उनको सिंपलिस्टिक तरीके से ना डील किया जाए, बल्कि उनके मुख्तलिफ पहलुओं को भी देखा जाए, कोशिश ये थी। सही। तो उसी कोशिश में एक कहानी फिर मैंने इसी के हवाले से फिर बुनना शुरू की, सही। और कुछ उसमें इंस्पिरेशन आर्थर मिलर के खेल से भी। कौन आर्थर सा? मिलर का खेल है ऑल माय सन्स। ओ। ऑल माय सन्स में एक बुनियादी इशू ये है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका एक बेटा वापस नहीं आया है, ठीक है, और अच्छा, मुझे लग रहा था कि एक भाई मौजूद है, हम्म, और जो एक बेटा था उसकी मंगेतर थी शायद उसमें, जिससे वो शादी करना चाहता है, और माँ इस बात के लिए तैयार नहीं है मानने के लिए। वो ये वाली जो चीज थी, अच्छा। ये मैंने उधर ही से उठाई, और फिर जाहिर है बाकी बहुत कुछ इधर। उसके बेटों के मामला बड़े गंभीरता है आर्थर मिलर का जो वो खेल है, सेल्स ऑफ अ दैट मैन, उसके अंदर भी दो बेटे हैं ना उसके। ना, लेकिन ये जो ऑल माय सन्स अपने आप में इब्सन के खेल से इंस्पिरेशन है, अच्छा। क्योंकि ऑल माय सन्स में दो बापों का है ना, कि एक बाप जो था उसने तो बिजनेस चलाया, वो ऊंचा चला गया, दूसरा जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। ये चीज इब्सन का खेल है वाइल्ड डक, वहां से उधर उसने उधर से उठाई थी। तो बहरहाल ये वाली जो चीज थी कि ये भाई का मौजूद होना और उसकी भाई का ना होना, सही, जैसे वो गायब है दूसरा वाला भाई जो है 2.5 साल से, वो 2.5 साल का हुआ, फिर हमारे ज़ाहिर माहौल की जो चीज़ है, फिर खून का ज़ाहिर आर्थर मिलर के खेल में कोई ख्याल नहीं है। मुझे था कि ये हमारे यहाँ जो एक खौफ की जो फजा है, सेंसरशिप। सेंसरशिप, खामोशी, मल्टीपल लेवल पे जो खामोशी का है, और उसका सुनने में कमजोरी होना, मतलब वो कुछ और भी हो सकता था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन लैक की ऑफ अलामत। कम्युनिकेशन की एक तरह से अलामत कह लें। तो वो सब, अच्छा वो भी ऐसा था कि जब पहला ड्राफ्ट लिखा गया तो वो तो बहुत ही सतही सा था। अच्छा। और उसमें बड़े सियासी मामलात को मैंने बहुत खुल खुल के भी बयान किया था। अच्छा। तो वो मैंने पहली बार राहत काज़मी साहब को दिया था, तो उन्होंने कहा कि यार इसके पहले 2 सीन जो लिखे हैं वो बहुत अच्छे लिखे हैं, उनमें मज़ा आ रहा है, तजस्सुस है, लेकिन जहाँ बात खुलना शुरू होती है वहाँ से मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा फिर इस बारे में, और देखिए, सोशल रियलिज्म की मेरे ख्याल से उसकी एक शायद स्ट्रेंथ है ये कि आप ज्यादा ऑर्नामेंट ना करें और डायरेक्ट रहें। नहीं, नहीं। मेरे ख्याल में बात, मैंने उसका फिर मैंने सोचा कि हमारे यहाँ बात जितनी ढकी छुपी, मुझे उसका लगा कि यार ज्यादा लाउड ना हो आप। जितना बात हाँ। करने के बारे में खौफ है उसको इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ बात करना जो है वो एक, ये कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो क्या कह बाप देंगे, और बेटे के दरमियान मुसलसल एक तकरार हो रही है। तकरार है। वो कह रहा है कि आप घुमा के क्यों कह रहे हैं, आप इतना। बाप, अगर आप देखें तो बाप बिल्कुल जो उस घर का बुनियादी मसला है वो उस पे बात करना चाहता है। वो कह रहा है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम इस बारे में बात नहीं करो, तुम कहो कि ये जो फोन आ रहा है ये किसका आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं वो मुद्दे से हट के बात कर रहा है,
लेकिन उसके जहन में जो बुनियादी मसला है वो उसके ऊपर बात कर रहा है। खैर तो मुझे लगा कि तो वो फ्री स्पीच के मसले को आपने एक तरीके से टैकल किया और है। मुझे लगा कि वो और अच्छे से उस सामने आया उस तरह से, अच्छा। क्योंकि जितनी बात ना करने का हमारे यहाँ खौफ है, जिस खौफ में हम जीते हैं, वो प्ले आउट करने का मौका मिला। मुझे एक शायर का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके शेर बहुत गजब का है कि अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, खौफ फसाद खल्क से ना गुफ्ता रह गए। हाँ, तो ये तो है हमारे यहाँ। एक फिर ये भी कि बात को सो एनीवेज वो खेल इस तरह से फिर लिखा गया था कि उसमें हमारे यहाँ के जो टेंशन सियासी और फैमिली लेवल पे भी, मिसाल के तौर पे जो वो गायब है वो कौन है, वो किसके साथ रह रहा था, पहले भी चला गया था वो, तो वो कोई मॉरली कोई। और क्या इस तरफ भी इशारा था कि जो अगवा जो लोगों को उठा लिया जाता है, वो तो मतलब यार सारी हाँ। चीजें मौजूद तो है ना, तो वो सब रखना तो मकसद यही था कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो और बातें। आपको लगता है कि ये हमारा जो दास्तान गोई और थिएटर है, ये इलीट तक महदूद है, या ये इसकी रूट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक भी पहुंच रही हैं? क्योंकि हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को मैंने देखा परफॉर्म करते हुए, सही डिफेंस के अंदर, नैपा वगैरह के अंदर, ये लगता नहीं आपको कि इसको लांडी, मलिर, जौहर इस तरफ भी लाना चाहिए? हमने एक काम तो ये किया कि जैसे आवाम तक पहुंचना तो बहुत अभी वक्त लगेगा, खुद आवाम के पास जो था वो छीन लिया गया। सही है, यानी कि जो अब आप देखिए कि मेरा जाना हुआ था नगर पार्कर, वहां पे एक साहब थिएटर करते थे, ठीक है, वो कौन थे, वो मिट्टी में जब एक जामा मस्जिद होती थी उसके इमाम थे। अच्छा। उन्होंने रामायण के नाटक किया, उन्होंने सब तरह के नाटक किए और उनसे पैसा जमा करके स्कूल बनाया वहाँ पे। कमाल। ठीक है। वाह। अच्छा, अब उन इलाकों में रामलीला भी खेली जाती होगी, उन इलाकों में सब कुछ होता होगा ना। अब वो हमारे यहाँ सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई वो नहीं रहा, न सरपरस्ती रही, बल्कि उसको दबाया गया ना, बाकायदा उसको सप्रेस किया गया, उसको खत्म किया गया। और जदीद दौर में तो अब हम सब मोबाइल और उसमें लग गए, अब ये तो सब पीछे रह ही गया। ठीक है, तो वो तो हम सब जो आवाम के पास था वो हम अब रहा नहीं। ठीक है, या अगर कहीं होगा तो वो देखने की जरूरत है, उसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है, उसको तो दोबारा आर्काइव करने की जरूरत है, उसको जिंदा करने की जरूरत है, उसको पकड़ने की जरूरत है, थामने की जरूरत है, कोई काम करे उसके ऊपर और मजीद। तो वो तो रहा नहीं। तो अब शहर में एक एकेडमी कायम हुई है, उसने 20 साल में कुछ थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। एक चीज जो कि इमारत के अंदर हो रही है, जिसपे बाहर टिकट लगा हुआ है, तो जाहिर है कि एक तो बात यही हो जाएगी कि जो शख्स वो टिकट अफोर्ड कर सकता है वही आएगा। ठीक है, हमने थोड़ी बहुत ये कोशिश की कि हमने कहा यार ये हमारे पास पैसे तो है नहीं ना, मतलब अगर हॉल में अगर पैसे थिएटर करते हैं तो हॉल हायर करने के पैसे अलग हैं, उसकी पब्लिसिटी के पैसे अलग हैं, वो सब हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें। सही, दास्तान के हवाले से मैंने सोचा कि यार इसको करने के लिए कुछ खास चाहिए नहीं, तो आप कहीं भी बोलेंगे हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटीज जितनी हैं वहां पे लोग मौजूद हैं, आवाम मौजूद है, हम क्यों ना उनके पास जाएं। तो इस तरह से कराची यूनिवर्सिटी ने दास्तान में की, जैलिस में की, हबीब यूनिवर्सिटी में की, जिससे भी रास्ता निकलता है। कराची यूनिवर्सिटी में आपने कब की? बहुत पहले की थी। हमारा दोस्त उस जमाने में पढ़ा था, तो उसने कहा कि आ जाओ, तो हमने विजुअल आर्ट्स के डिपार्टमेंट के उसमें वहाँ पे जहाँ पे एग्जीबिशन होते हैं वहाँ पे हमने दास्तान की थी, और बहुत अच्छे से लोगों ने देखा, बहुत मजा आया, लोगों को सुना, तारीफ हुई, सब कुछ हुआ। ये तो बहुत जबरदस्त काम किया। सो इस तरह से जिस मतलब हम हैदराबाद जाके दास्तान की, स्कूल में दास्तान की, कई कितने स्कूलों तो आप किस तरह की आप यानी सजेशंस देना चाहेंगे? बिल्कुल हम अब इख्तिताम की तरफ आ गए अपने पॉडकास्ट के, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ यानी लोगों को अगर बताना चाहें कि किस तरह के स्टेप्स उन्हें लेने पड़ेंगे, ये जो इंस्पिरेशन एस्पिरेशन रखते हैं एक दास्तान गो बनने की या थिएटर को। एक तो ये कि कुछ ना कुछ काम तो अब आर्ट्स काउंसिल और नापा में शुरू हो गया था दास्तानी अदब के हवाले से, थोड़ा हुआ सही सही, वो वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है। तो कुछ लोग जो आप चाहते हैं रखते हैं आर्ट्स काउंसिल में थिएटर के जो स्टूडेंट हैं वो वैसे ही
उस चीज को थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीखने का अमल जारी है। दूसरा ये कि दास्तान का सफर लंबा है, आपको एक तो ये क्लासिकी अदब से शगफ होना चाहिए। शगफ होना चाहिए, और नहीं है तो उसको डेवलप करें। सही। दास्तान में अब एक अगर कुछ कई सारी बातें हैं जो कि दास्तान को अलहदा करती हैं आम कहानी से, आम कहानी सुनाने से। सही। मिसाल के तौर पे आम कहानी से मैं मुराद ऐसे लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं इस्मत चुगताई की कहानी सुनाना शुरू कर दूं, जो कि अभी हम सुनाएंगे थोड़े दिन में, उसको दास्तान नहीं कह सकते। उसकी वजह है मेरी नजर में, एक तो ये कि इस्मत चुगताई की हम कहानी जब सुना रहे हैं तो वो एक लगी बंधी चीज है, उसमें कोई इम्प्रोविजेशन नहीं हो सकती। सही। उसमें मैं कोई अपनी तरफ से जुमला गढ़ नहीं सकता, डाल नहीं सकता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप दास्तान जब कर रहे होते हैं ना, अगर किसी का खून बच जाएगा तो मैं उसी के ऊपर जुमला कस दूंगा। सही है, दास्तान के दौरान क्लासिकी तिलिस्म में होशरुबा करते हुए मैं कह दूंगा, अरे हमारे यार की जंबील में जो है वो अचानक शोर मचना शुरू हो गया, बुलबुल बुलबुल होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह की बात मैं कर सकता हूँ, वो इसमें चुगताई की कहानी सुनाते वक्त नहीं हो सकता। तो एक जो इंटरेक्शन का मामला है, किसी लोग बैठे, अगर आप तिलिस्म में होशरुबा भी पढ़ें तो उसमें एक कुछ जगह पे आता है कि ये वाला जो शेर हमने सुनाया है ये फलाने शायर का है जो आज नवल किशोर में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, या अमर अय्यार अचानक से जो है वो एक दिन किसी रास्ते पे निकला है और अचानक से वो एक जगह पे गोमती नदी के किनारे आ जाता है। सही। लखनऊ में। ठीक है, उसको कहते हैं अरे भाई यहाँ कहाँ आ गए, कर्फ्यू लगाए, गोली मार दी जाएगी। तो जो वक्त का धारा है वो लीनियर भी नहीं है दास्तान में। सही। ठीक है, जो कि अब पोस्ट मॉडर्न जो लिखने वाले हैं वो तो उस बारे में वो बात करते हैं, इस टेक्निक जी। ये और ये हमारे ही, आप शेक्सपियर की भी बात करेंगे। मिडसमर नाइट्स ड्रीम आपने खेल पढ़ा? नहीं, मेरे नहीं पता। मिडसमर नाइट्स ड्रीम खेल सेट है एथेंस में। अच्छा। ठीक है, उसके सारे किरदारों के नाम एथेंस के लोगों के हैं। उसमें शादी होने वाली है बादशाह की। ठीक है, बादशाह की शादी में एक गांव, एक छोटे, हाँ, काम करने वालों का, छोटे से मतलब ये कि कोई दर्जी है, कोई बढ़ई है, इन सब का एक टोला है, वो थिएटर करने वाले हैं बादशाह की शादी में। सही है, उस सारे टोले के नाम उसने अंग्रेजी रखे हैं। अच्छा। फ्रांसिस, ठीक है, बॉटम, जमाना वही है, पीटर क्विंस। अच्छा। बादशाह जो है, बल्कि बादशाह एक कहानी का, एक दास्तानी किरदार है। बिल्कुल। बादशाह का नाम है थीसियस। थीसियस और हिप्पोलिटा जो कि अमेजोनियन क्वीन है, उसकी शादी हो रही है। ठीक है, ये दास्तानी किरदार हैं, उनको सेट किया वो, यानी ग्रीक दास्तान के किरदार हैं, और उनको सेट किया उसने एथेंस में। एथेंस के बाकी हेलेना, लाइसेंडर वगैरह ही था। सो दास्तान में ये एक चीज है। फिर हमारे यहाँ दास्तान में जो जबान इस्तेमाल की गई वो उन्हीं बुनियादों पे कायम है जिन बुनियादों पे हमारी क्लासिकी शायरी कायम है। सही, यानी अगर हम दास्तान में किसी जगह किसी बाग का बयान करना शुरू करते हैं, सही है, तो वही रिवायती चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह की मुनासिबत से लफ्जी का लिहाज रखा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब वो कहते हैं कि अब जैसे जंग का बयान है, ठीक है, ऐसी जमकर तलवार चली थी कि हर तरफ लोहा बरसता था। अब बरसात का सिलसिला शुरू हो गया ना, अब देखिए बरसात से कैसे चलता रहेगा। हर तरफ लोहा बरसता था, जख्मी पानी क्या बल्कि पनाह पाने को तरसता था। सायक़े शमशीर, बिजली आ गई, सायक़े शमशीर और बाराने तीर और एक हंगामा दारूगी था। सर ओले की तरह गिरते थे। सही है, कुश्ते बेकोरू कफन, कहीं सर थे और कहीं बदन, शपाशप तलवारों के शोरे शनशन का लुत्फ था। अब यहाँ से हटके अब देखिए दूसरा बढ़ रहा है, तीरों की बौछार, जख्मों के हार। अब हार आ गए, अब हार से देखिए किधर जा रहे हैं, जख्मों के हार, तीरों के घाव, सुराखदार सेहरे, जवानों के चेहरे, मर्दो नामर्द, दूल्हा दुल्हन का लुत्फ था। वाह, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही चीज है जो कि हमारी क्लासिकी शायरी में, अगर वो
जैसे मीरानीस भी अगर कहते हैं कि मुसज्जा मुकफ्फा। मुकफ्फा और ये कनेक्टेड, ये तलवार का बयान हो रहा है कि वो उसका इस तरह सर को झुकाए हुए रहना, उससे उसने सुर्ख जोड़ा पहना, सही है। और जुलझना के बारे में जिस तरह और रहती थी वो शब्बीर के दूल्हा की बगल में, सही है। तो दूल्हा दुल्हन जोड़ा सब कुछ आ गया, तलाज़मात पूरे। बिल्कुल। तो वही काम दास्तान में भी वो इस बात का, लेकिन इसको अब वो चूंकि एक तो ये कि वो जिस माहौल में रहते थे उसमें वो हर वक्त उस जबान का उठना बोड़ना बिछोना था, आज वो नहीं है। सही। तो उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, हम कर रहे हैं, पहुंच नहीं पाते, जाहिर है। तो उसका भी, और फिर ये भी कि जैसे इंतजार खान ने कहा कि फारूकी साहब ने तो दास्तान को सिर्फ आमिर हमजा तक समझ लिया, अगर दास्तान का और भी बहुत धारा है उसको भी हमें पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि हिंदुस्तान में महमूद फारूकी कर रहे हैं काम, मिसाल के तौर पर महमूद फारूकी महाभारत भी सुनाते हैं, करण की दास्तान सुनाते हैं, और भी कुछ, अब और कुछ दास्तानों का वहाँ पे सिलसिला चल पड़ा है जो मेरी समझ में नहीं आता, मेरा एक तरफ से इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पे अब वो किसी भी राज कपूर की दास्तान हो जाएगी, अच्छा। ठीक है। अब वो ये कि जिसमें के कोई बैठ के सुना रहा है, तो कुछ भी जो बैठ के सुनाया जाएगा वो दास्तान होना मुझे समझ में नहीं आता। सही। लेकिन ये भी है कि यानी कुछ हुदूद हैं दास्तान की, अब यही है, पैरामीटर्स बात हैं ये है जिसके ना अंदर कि रहते हुए आपको एक बात ये है कि एक दास्तान की रिवायत थी जो कि खत्म हो गई, ठीक है। उसकी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उसको सामने रखते हुए हर शख्स अपने अपने हिसाब से उसको डील कर रहा है और एक तरह से उसको बना रहा है, रीइन्वेंट किया जा रहा है, सही है। तो वो हतमी बात कहना कि ये दास्तान के मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ये मैं नहीं समझता कि है, लेकिन मुझे कुछ बातों में लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और अब जैसे कहते हैं, मुझे 100% याद नहीं है, कमेडिया डिलार्टे की जो फॉर्म है इटालियन कॉमेडी की, उसमें यह है कि वो भी री इन्वेंट की गई थी। यानी कि एक जमाना था कि वो कॉमेडी एक खास तरह से होती थी, मगर उनकी सिर्फ तस्वीरें मौजूद रहेगी, लोगों को नहीं पता था कि ये कैसे होती। तो उन तस्वीरों से ही इंस्पिरेशन लेके फिर बाकायदा किरदार बन गए, सही है ना। और वो फिर अपने आप में एक नई रिवायत की बुनियाद पड़ गई, सही। ठीक है। तो कुछ मुझे लगता है कि कुछ, अब जैसे मिसाल के तौर पे महमूद फारूकी साहब ने मीर बाकर अली का एक ऑडियो क्लिप भेजा है। अच्छा, वो महफूज रह गया? महफूज रह गया, वो रेडियो में अंग्रेजों के उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ। मैंने बड़ा से कि यार मीर बाकर अली दास्तान वो का कुछ सुनने को मिल रहा है, मगर मैंने जब सुना तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा इस तरह तो मैं नहीं सुनाना चाहता। सही। तो अब यही है कि हर शख्स जो सुना रहा है वो अपने किसी न किसी अंदाज में तो सुनाएगा, मगर ये कि अपना एटलीस्ट अपने आप को मतलब पढ़ना तो शुरू करें। शमसुर रहमान फारूकी ने काम किया है, उसको पढ़ें, दास्तानें उठाएं, उनको पढ़ना शुरू करें। कम अदब से तो लगाओ, जो अभी तक की रिसर्च चल रही है उसके ऊपर काम तो करें ना। अब जैसे पाशा साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी ब्रोकन स्पेल, दास्तान के बारे में लिखी। शमसुर रहमान फारूकी की बात अगर किसी ने रिसर्च का काम मेरे इल्म में जो है वो उधर किया है। एक और जानने वाले हैं, वो भी कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो दास्तानें छपी तो इसमें किसी किस्म का कोई डैश वैश नहीं डाला गया, सही है, पैराग्राफिंग भी नहीं की है। मैंने कहा तो उस जमाने में ऐसा ही होता था। मैंने कहा नहीं, नवल किशोर प्रेस उस जमाने में गालिब के खतूत भी छाप रहा था, उसमें तो पैराग्राफिंग भी है, डैश भी डल रहा है। अच्छा, इधर तो डैश ही नहीं है, पैराग्राफिंग भी नहीं है, एक वो शुरू हुआ है तो वो बस अब वो खत्म होगी, दम लेगा होने से। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, क्या बताया। लेकिन ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आखिर में आप अपना कोई एक टुकड़ा सुना दें ताकि हम वो महफूज कर दास्तान का या जो भी आप चाहते हैं। तो मैं हमने जो खुद से कोशिश की फिर मैं उसका कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये रिवायती कहानियां हैं जिनको बादशाहों की रिवायती कहानियां हैं, उन्हीं का जो है तो हमने एक तरह से सबवर्ट करने का मकसद था कि बादशाहों का मजाक हो रहा है। तो ये जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि बहुत पुराने जमाने की बात है। एक था बादशाह हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, कहानी ऐसी झूठी नहीं, बात ऐसी मीठी। तो बादशाह सलामत को मुद्दा फरियाद में इतना कुछ दिया था
कि तमाम दिन बस तख्त पर बैठे ऊँटड़ों से घास काटा करते, सिवाय रफ़ाए हाजत के हर हाजत को नौकर रखा करते। महल की वो शान के ताज महल को शर्माए कला मोहल्ला देखे तो पानी पानी हो जाए। हरम सरा में परियों का ज़हूर, हर परी नूर नला नूर, चश्मे बदूर गोया के रश के हूर, बल्कि बकौल मौलाना मुरक्कब अनबरो काफूर। बाग में उसके चश्मे जारी, बाग में उसके चश्मे जारी, मिठास से जिनकी शहद भी बारी, गुलों की उनमें वो गुलकारी, अनार है छोड़े गुले अनारी। वाह, रंगे गुल का वो नए रंग, देख जिसे खुद नरगिस दंग। बुलबुल तो फिर बुलबुल है हर जर्रा नगमा। शाखों पर दरख्तों की रस भरे फल और झूलों में रस भरी परियां उड़ियां झूलती। परिजाद में पींगे देकर सबसे पींगे बढ़ाते, क्या कहना। हर आने जाने वाले को अपने हुस्न दिलकश का निशाना बनाते, दिल देखने वालों के हजार हिलकोरे खाते, और अगर किसी परिजाद पर आ जाते तो खाली हाथों नाशाद नामुराद हो न जाते, बल्कि नियाजी वहां मुरादे सईद पाते। वाह, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपके बहुत ममनून हैं, बहुत मुतशक्किर हैं कि आप आए और हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हुए। बहुत मेहरबानी।